नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। एयर इंडिया के केबिन क्रू दीपक पाठक ने भी विमान हादसे में अपनी जान गंवा दी। उनके पिता की हालत बेहद खराब है। दीपक के रिश्तेदारों और दोस्त ने बताया कि उन्हें घूमने का काफी शौक था और बचपन से ही केबिन क्रू बनने का सपना उन्होंने देखा था। उनकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये मेहनत हासिल की थी, ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन जो दुखद हादसा हुआ उसमें दीपक की भी जान चली गई। अब जो परिवार है वो गम के साए में है और जानकारी ये मिल रही है कि इस घटना की जानकारी के बाद उनके पिता की हालत काफ़ी ख़राब है, वो बीमार हैं। और दीपक के रिश्तेदार और दोस्त बता रहे हैं कि मुश्किल से मकाम मिला था, लेकिन किसी को नहीं अंदाज़ा था कि ये मकाम इस हालात को पैदा कर देगा। तो केबिन क्रू दीपक की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दीपक पाठक जो 265 लोगों ने इस विमान हादसे में जान गंवाई, उसमें से एक बदकिस्मत चेहरा ये भी हैं। और अब जो उनके परिवारजन हैं, जो उनके घर के लोग हैं, वो इस वक्त इस दुख के पहाड़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। ख़ासतौर से उनके पिता की जो स्थिति है इस गम को सहने की नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत इस घटना की जानकारी के बाद से ही काफ़ी ख़राब हो गई है। हालांकि जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, वो उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद के फ्लाइट हादसे में बदलापुर के दीपक पाठक ने अपनी जान गंवाई है। एयर इंडिया के वो क्रू मेंबर थे और किसी के लिए भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो उनके आसपास रहता था, जो परिवार के साथ घुल मिल गया था, अचानक से उसकी ऐसी खबर आए। दीपक के बचपन के दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब यहाँ पर मौजूद है और हर कोई गमगीन है। किसी के लिए भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ सार्थक भी यहाँ मौजूद है। आपने उनको बचपन से देखा, साथ में एक दूसरे के आप जानते थे, पढ़ते थे, बगल में भी रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना मुश्किल हो रहा है सार्थक यकीन करना? कल जब दीपक जाता है ना, तब दीपक अपना फ्लाइट के फेसबुक पे अपडेट देता है कि मैं इस फ्लाइट से जाता है, उस फ्लाइट से जाता है। कल उस फ्लाइट से उसने अपडेट किया और बाद में न्यूज़ आया कि अहमदाबाद की वो फ्लाइट क्रैश हो गया और उसका स्टेटस वही था। उसका अपडेट पता चला कि अब इसके वो भी इस फ्लाइट में था, तो बहुत शौक लग गया और पता नहीं चला था क्या करो क्या उसने। और सब उस पर कमेंट दे रहे थे, दीपक रीप 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 मिस यू दीपक। बाद में पता चला कि दीपक भी उसमें ही था, कैबिन क्रू। सार्थक, मुझे बताएं कि दीपक बचपन से ही कैबिन क्रू में शामिल होना चाहता था, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग? दीपक एक अच्छा इंसान था। पहले से सबके साथ बात करना, सबके साथ रहना, अपना पहले से उसका अचीव था कि उसको कैबिन क्रू ही बनने का। इसलिए स्ट्रगल था, बहुत एम था, डांस में हॉबी थी, सब मैंने सिंगिंग भी कर रहा था। ऑलराउंडर दीपक, उसको अचीव करना था, उसने टारगेट अचीव किया पूरा। परिवार में कौन कौन है? क्या शादीशुदा था? दीपक का 3 साल हो गया शादी होकर करके। परिवार में माँ बाप और 2 बहन थे। कैसा था उसका खुद का सपना था उसका कि मैं ये बनूंगा। वो हिसाब से उसने बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दे के आगे चढ़ के वो बन गया। बचपन से देखा है आपने उसको? यहीं पे बड़ा हो गया हमारे सामने ही। दीपक को बचपन से आपने देखा, इतना अचीवमेंट, उसके बाद अब चला गया। अभी वो मेरे सामने से ही नहीं जा रहा है, आपके सामने से ऐसा हो गया। जब भी मिलता था, कैसे काका कैसा है, कैसे हाथ भरे है, ऐसा सब बात करके ही निकल जाता था। रुकता था 5 मिनट के लिए। उसका स्वभाव ही ऐसा था, कोई भी मिलने दो उसके साथ बात करके ही आगे जाता था। हंसना मुकना, कभी उसका गुस्सा ऐसा कभी नहीं। हंसना चेहरा था, हंस रहा, बहुत अच्छा था लड़का। अभी वैसा बहुत कम है लड़कियाँ लोग। पिताजी की तबीयत खराब थी बताया जा रहा था। हाँ, तबीयत उनका भी एकदम, उनको शौक लग गया ना एकदम से। उनको तो ऐसा मालूम भी नहीं कि ऐसा हो जाएगा। अभी किसको भी, हम लोग को भी एकदम शौक लग गया सुनने के बाद, पता चलने के बाद। पहले तो हम लोग को लगा रहेंगे, अभी तक इतना तो क्या होगा नहीं रहेगा। उसका मोबाइल वो जब भी लग रहा था तभी बज रहा था, बाद में कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ हो गया बाद में मोबाइल का। वो उनको आस थी कि रहेगा वो। तो ये कंपाउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बचपन के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सब मौजूद हैं। अभी भी उनको उम्मीद है कि 72 घंटे का वक्त दिया गया है। शायद कोई चमत्कार हो, शायद कोई उम्मीद मिले जिसके चलते जो दीपक है वो लौट आए। लेकिन बहुत सारे परिवारों ने अपनों को खोया है, बहुत कई सवाल हैं, बहुत सारा दर्द है, लेकिन परिवार अभी भी उम्मीद में है। और 72 घंटे का वक्त दिया गया है क्योंकि कई सारे पार्थिव शरीर वहाँ पर हैं, सबकी टेस्टिंग होनी है, एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसके लिए वक्त लगता है। लेकिन रिश्तेदार, पड़ोसी, हर कोई बस उम्मीद में इंतज़ार कर रहा है। तो लोग दुखी भी हैं, लोगों की उम्मीदें जिस तरीके से टूटी वो तस्वीरें भी आ रही हैं और कई ऐसी कहानियां हैं जो दर्द से भर देती हैं। अहमदाबाद के डॉक्टर हितेश शाह अपनी पत्नी के साथ लंदन में अपनी बहन के 70वें जन्मदिन के लिए सेलिब्रेशन के लिए लंदन जा रहे थे।
इस हादसे में पति पत्नी की जान चली गई, जिनके परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर डीएनए सैंपल दिया है। तो देखिए, ये हितेश और उनकी पत्नी है जो कि अपनी बहन का 70वां जन्मदिन मनाने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जो यात्रा है ये पूरी नहीं होगी और यहीं से उनके जीवन का अंत हो जाएगा। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले में इंदौर की एक बहू की भी जान चली गई। हरप्रीत कौर होरा अपने पति रॉबी से मिलने लंदन जा रही थी। 16 जून को हरप्रीत के पति का जन्मदिन था, लेकिन विमान हादसे में उनकी जान चली गई। अब हरप्रीत के परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। हालांकि हरप्रीत पहले 19 को जाने वाली थी, लेकिन उनके पति का जन्मदिन था तो टिकट उन्होंने पहले करवा ली, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये जो टिकट की तारीख में बदलाव हुआ है इसकी वजह कुछ और है, और फिर इस प्लेन क्रैश में उनकी भी जान चली गई। हरप्रीत कौर होरा अपने पति रॉबी से मिलने के लिए लंदन जा रही थी, लेकिन ये सफ़र पूरा नहीं हुआ और अब हरप्रीत के परिवार में मातम है। इंदौर में जो उनके आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, हर कोई इस घटना के बाद स्तब्ध है। तो अहमदाबाद के विमान हादसे की जो दर्द भरी कहानी है वो पूरे देश से जुड़ रही है। उदयपुर में मोदी परिवार के लिए 12 जून की सुबह न भूलने वाला अंधेरा लेकर सामने आ गई। शुभ और शगुन मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। वो लंदन जा रहे थे छुट्टियां मनाने के लिए, कुछ सुकून के पल बिताने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। विमान हादसे में शुभ और शगुन की मौत हो गई। दोनों लंदन में पढ़ाई करके नया स्टार्टअप करने की तैयारी में थे। शुभ ने लंदन से MBA किया था और एयरपोर्ट पर जाते वक्त उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई थी, लेकिन दोनों अहमदाबाद की गली गली जानते थे। ऐसे में वो गलियों से होते हुए एयरपोर्ट पर पहुंच गए। परिवार में अब सिर्फ उनकी यादें ही रह गई हैं। कजिन ब्रदर के बच्चे हैं दोनों, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बीटेक केमिकल में किया हुआ है लंदन से, और बिटिया ने है जो BA BBA किया है PDPU गांधीनगर से। तो लंदन किस लिए जा रहे थे? दोनों घूमने के लिए जा रहे थे। आपको इसकी जानकारी कैसे पता लगी? क्या है? उसकी दादी का फोन आया था जो अहमदाबाद में है, वहीं से लास्ट वो रवाना हुए थे और उसके बाद में एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने टीवी पे जैसे ही शॉट देखा तो उन्होंने इमीडिएट फोन किया। इस विमान हादसे के बाद चांदखेड़ा में भी दर्द की जो लहर हो पहुंची है। चांदखेड़ा के एक ईसाई परिवार ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में अपने बेटे और बहू को खो दिया, जिसके बाद पूरे परिवार में इस वक्त दर्द तैर रहा है। पति पत्नी फ्लाइट से लंदन लौट रहे थे। डेविड भाई अपने बेटे और बहू को एयरपोर्ट छोड़कर लौटे थे। डेविड भाई ने बताया कि जब उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया तो विमान में बच्चे रो रहे थे और थोड़ी ही देर बाद उन्हें पड़ोसियों ने विमान हादसे की जानकारी दी तो एयरपोर्ट छोड़कर आए थे, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि जब वो घर पहुंचेंगे उससे पहले ही ये बुरी खबर उनके पास आ जाएगी। क्रैश होने के बाद विमान डॉक्टर्स हॉस्टल पर जा गिरा, जहां पर मेस में डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, और इस हादसे के बाद मेस की एक महिला कर्मचारी और उनकी 2 साल की बच्ची लापता है, जिसकी तलाश के लिए उनके परिजन अब दर दर भटक रहे हैं और उम्मीदें लगाए हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। यहाँ पर मेरे साथ में एक शख्स है, पहले एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। वो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर के, प्रहलाद भाई हैं, अपनी पत्नी सरला बेन की तस्वीर लेकर के यहाँ अस्पताल में मॉर्चरी के बाहर पहुँचे हुए हैं। आखिर कहाँ थी सरला बेन, कब से नहीं मिल रही है? प्रहलाद भाई से ही जानते हैं। प्रहलाद भाई, आपकी अपनी पत्नी की तस्वीर कहाँ कहाँ दिखा चुके हैं, ये कहाँ कहाँ लेके जा चुके हैं? जहाँ कोई बतावा पूछे वही करेगा तुम्हारे औरत का क्या नाम है क्या नहीं, तो फोटा फोटा दिखाता हो तो वो नॉट नहीं करे इसका। तो आप वहाँ पर भी लेके गए थे जहाँ पर साइड से, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? ये ત્યાં तो मैं ત્યાં खुद गया था, पर ત્યાં तो मेरे मालूम पड़ जाए मेरी औरत है मेरे बच्चे हो तो मेरे मालूम पड़ जाओ ना। यहाँ कदाक रिपोर्ट विपोर्ट हो कदाक तपास कदाक दिखाओ तो मालूम पड़ जाओ, इसके लिए पूरा लिखे भी DNA सैंपल के लिए खून वून दिया है क्या? दिया है, सब छोकरा ने दिया है। हाँ, अच्छा, आपके बेटे ने भी दिया है। आप ये कब से, कल जब से ये दुर्घटना हुई उसके बाद से नहीं मिल रही हैं? नहीं, कल से हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। क्या काम करती हैं सरला बेन, क्या काम करती हैं? रोटी पकाते, सब्जी बनाते
और खाना खिलाते सबको छोकरे को। 10-15 साल से रसोड़ा करता है, डॉक्टर से बच्चों से रसोई करता है, सब मतलब मेस में जो है वो खाना बनाती है। खाना ही पकाते हैं। 45 साल उम्र है सरलाबेन की और ये फिलहाल मिसिंग है। इनको इनके पति प्रहलाद जी को भी नहीं पता है कि आखिर कहाँ हैं। कल जब जो दुर्घटना हुई उसके बाद से नहीं मिल रही हैं। मिल जाए तो हमारे बच्चे मिल जाए, औरत मिल जाए तो हमारे बच्चे भी नहीं है। कितनी बड़ी बच्ची? 2 साल की है। 2 साल की बच्ची। वो बच्ची इनके साथ में थी, सरलाबेन के साथ में थी। हाँ, माँ अपनी बेटी को लेकर के, क्योंकि 2 साल की, ये देखिए ये तस्वीर हम कोशिश करते हैं कि दिखा सकें इस वक्त। मेहरबान अगर आप जो दिखा पा रहे हो तो ये देखिए 2 साल की बच्ची जो सरलाबेन के साथ में थी। माँ अपनी बेटी को लेकर के गई थी, मेस में खाना बनाती हैं। 45 साल उम्र थी, लेकिन जब से दुर्घटना हुई है उसके बाद से ना तो इनका पता है। दिखाइए, हाँ तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये जो है ये बच्ची भी मिसिंग है और सरलाबेन भी मिसिंग है। प्रहलाद भाई उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि इनकी कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन अब तक मिली नहीं है। थक हार करके मॉर्चरी के बाद शव गृह के बाहर पहुंचे हुए हैं। डीएनए का सैंपल दे दिया है कि हालांकि दुआ यही कर रहे हैं कि ये सब झूठ हो, डीएनए सैंपल की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक माँ और एक बेटी मिसिंग है। उनके जो है बच्ची के 2 साल की बच्ची के पिता प्रहलाद भाई यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन दुर्घटना में मेडिकल स्कूल के छात्र मेस में खाना खा रहे थे और आखिर उस वक्त क्या हुआ, हमने मेस में मौजूद मेडिकल छात्रों से भी बात की, सुनिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर मदद पहुंचाई कल, और क्या कुछ इन्होंने देखा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका नाम? राज, कल यहाँ पर क्या हो रहा था? आप लोगों को किस तरीके से पता लगा कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ? हम जब आए तब हमने खाली ये धुआं ही देखा था, और जब देखा कि इधर पूरा मतलब मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, तब जब जी एम्बुलेंस निकली तब हम उनके साथ ही बैठ गए थे। और जैसे ही मतलब कुछ बॉडीज़ थी उनको लेने के लिए हम बार बार। कितने बजे के आसपास आप लोग यहाँ? ये शायद हम 2-2:30 बजे तक तो आ ही गए हो गए इधर। हाँ, तो फिर यहाँ तब तक आग बुझ गई थी या आग लगी? नहीं, आग बुझ गई थी, ज़्यादातर तो आग नहीं थी, क्योंकि फायर ब्रिगेड पहुँच गया था उसके टाइम से एकदम, और स्पीड से एम्बुलेंस भी सब काम पे तत्पर लगी गई थी। हालत देख के आपको लगा था कोई इसमें बचेगा? नहीं, हालत देख के तो नहीं लगा था कि कोई इसमें बचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब थी, क्योंकि इतनी आग थी कि कोई बचने की संभावना। बॉडीज क्या एक पर्टिकुलर जगह में थी या फिर बिखरी हुई थी? क्योंकि आप कह रहे हैं आप लोगों ने कई शवों को निकाला है। बिखरी हुई थी वैसे बूढ़िया, जैसे जैसे मतलब खोदते जा रहे थे वैसे निकलती जा रही थी, ऐसा था। क्या मलबे के नीचे से बॉडीज निकली है? हाँ, मलबे के नीचे से भी बूढ़ी निकली है। कितनी बॉडीज लगभग आप लोगों ने कल निकाली? कल हम वैसे कोई गिनती तो नहीं की है, लेकिन ज़्यादातर एम्बुलेंस चालू ही थी। एक मतलब 15-15, 20-20 मिनट में हम आते रहते थे, बॉडी उतार के ऐसे कोई ज़्यादा था। तो मतलब कितने, आप कह रहे हैं लगभग 30-40 बॉडीज आप लोगों ने निकाली है यहाँ से? इतनी सारी तो नहीं निकाली, लेकिन हाँ 20-25 बॉडी तो होगी शायद। 25 बॉडीज आप लोगों ने यहाँ से निकाली हैं। और किस हालत में थे वो शव? मतलब पूरे बिखरे ही पड़े थे ऐसे, कोई जला हुआ, कोई सिकुड़ा हुआ, ऐसा इस टाइप से। और उसको देखकर आप लोग को तो ये समझ में आ गया होगा कि जो हालत था, जो रैकेज था, यहाँ कोई बचा नहीं होगा, ऐसे ही लगा होगा? हाँ, ऐसा ही लगा है। अच्छा, आप कह रहे मतलब जो हमें जानकारी मिली है करीब 1:40 के आसपास ये सब कुछ यहाँ हो चुका था। 2-2:30 बजे आप लोग यहाँ पर थे, हेल्प करने के लिए आप लोग आ गए थे। क्या देखा आपने यहाँ पहुँचते? सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था। फायर ब्रिगेड सब, पुलिस वाले सब थे यहाँ पर, सब लोग आग बुझा रहे थे, सब कर रहे थे। जैसे यहाँ पर आए, एक तो बहुत धुआं था, बहुत ब्लैक था। उसके बाद थोड़े जैसे धुआं शांत हुई, आग वाग सब खत्म हुई, उसके बाद लोगों को हम निकालने लगे धीरे धीरे करके। जहाँ लोगों की बॉडियाँ बिखरी हुई थी वो सब थी। हम जैसे सिविल में काम करते हैं, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो हमको जैसे ही पता चला हम सब लोग एम्बुलेंस के साथ में निकल के यहाँ पर आ गए। हम सबकी मदद कराने लग गए, सब हो गए। कल का हादसा रियल में बहुत डेविस्टेटिंग था। तो दर्द की अनगिनत कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच सबके मन में सवाल यह है कि अब ये पता चल जाए कि इसके पीछे कारण क्या था हादसे के, और वही इस वक्त जांच चल रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी है। देखिए, सबसे बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ। 24 घंटे इस हादसे के बीत चुके हैं। इस मामले में अब अलग अलग एजेंसीज हैं जिनकी जांच जारी है। ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, डीवीआर सब इकट्ठा कर लिया गया है और इसके बाद अब जांच की जा रही है। हादसा कैसे हुआ, हादसा क्यों हुआ? कल दोपहर का वक्त था जब विमान ने अहमदाबाद से उड़ान भरी थी, ठीक 1:38 पर, लेकिन महज 40 सेकंड के भीतर विमान हवा में ऊपर जाने की बजाय नीचे आता चला गया और क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के टुकड़े अलग हुए। विमान जिस इमारत पर जाकर गिरा वो चंद सेकंड में ही खंडहर में तब्दील हो गई।
हर तरफ तबाही का भयंकर मंजर। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इस चीत्कार के बीच चमत्कार की भी एक तस्वीर सामने आई है। विश्वास कुमार रमेश नाम के एक यात्री जो इसी विमान में सवार थे, उनकी जिंदगी बच गई है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हादसे वाली जगह पर गए और अस्पताल में जाकर फिर घायलों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। इस बीच हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। 1 महीना पहले लंदन गए थे। 1 मई वो तारीख थी जब गुजरात के रहने वाले शरद रावल साहब एयर इंडिया की इसी फ्लाइट AI-171 से लंदन गए और लंदन यात्रा का इनका जो अनुभव रहा इस फ्लाइट के अंदर, वो बेहद खौफनाक रहा। तो इस वक्त शरद रावल जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि दर्शकों को ज़रा बताइए, 1 महीने पहले करीब जब आपने इसी फ्लाइट में सफ़र किया था, तो आप क्या अनुभव आपने किया था? वैसे तो हम ठीक वक्त पे पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, चेक इन कर दिया, केबिन बैग लेके हम विमान में पहुंचे। वहाँ भी तो सब कुछ सेट हो गया और विमान को तैयार होके उड़ान भरनी थी। तकरीबन 1:10 का जो स्केड्यूल टाइम था, उसमें कुछ वक्त ज़्यादा हो रहा था, डिले हो रही थी। एयर होस्टेस आके कह रही थी कि चलो थोड़ी देर में ही हम निकलेंगे, थोड़ी देर में ही निकलेंगे। आधा घंटा 1 घंटा हुआ, कुछ वो डेवलप नहीं हो रहा था, हमने सुना। और पता चला कि कुछ रिपेयरिंग का मामला है, जो ग्राउंड स्टाफ कुछ कर रहा है। तो मतलब 1.5-2 घंटे में वो विमान का वो डोर तो बंद हो गया था, दरवाज़ा। तो लोग थोड़ा अलबलाने लगे, घबराने लगे, भाई बात क्या है, 1.5-2 घंटे हो गए। फिर भी वो एयर होस्टेस आती रही, बताती रही। फिर इससे पहले क्या हुआ था, मैं जब टॉयलेट में गया ना, तो यकायक लाइट बंद हो गई। वैसे ये होता नहीं, मेरा 36 साल का तजुर्बा है और सीज़न ट्रैवलर हूँ मैं, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पूरी की पूरी लाइट बंद हो जाए। चलो ठीक है, कुछ सेकंड्स के बाद वो लाइट आई टॉयलेट में। मैं अपनी सीट पे जाके बैठा और देखा कि तकरीबन 4-5 बार, 3-4 बार वो लाइट बंद होती रही, चालू होती रही, चालू होती रही, बंद होती रही। तो मुझे भी तो प्रश्न हुआ कि ये क्यों होता है, तो शायद कोई प्रॉब्लम होगा जो रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। एयर होस्टेस ने बताया कि कुछ गड़बड़ी है, तो इट में टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर टू टेक ऑफ। फिर 3-3.5 घंटे के बाद समझो ना कि हमें बताया गया कि ये फ्लाइट कैंसिल होनी है और कल हम जा रहे हैं। तो आप सब ऐसा करें, नीचे आ जाए टर्मिनल में, वहाँ से जो नेक्स्ट होना है उसकी इत्तला हम करते हैं आपको। तो उसमें व्हीलचेयर वाले थे, सीनियर सिटीजन्स थे, कुछ बाल बच्चे वाले भी थे, वो भी तो घबरा गए। दरवाज़ा बंद था, उसमें वो 2 पैसेंजर और उनका एक टीनेज लड़का, वो तो इतने खफा हो गए कि वो एयर होस्टेस को बोला कि चलो हमें निकाल दो बाहर। तो एयर होस्टेस बोली कि नहीं निकाल सकते, अभी तो सब कुछ बंद है। फिर जब ये तय हुआ ना कि निकलते हैं सब बाहर, प्लेन खाली करना है, उस वक़्त वो भाई साहब, उनकी बीवी और लड़का, वो सब निकले और उन्होंने तो शायद कोई और फ्लाइट की व्यवस्था कर ली है। तो बाकी एक एक करके नीचे उतरते गए। सीनियर सिटीजन को थोड़ा वक्त लगना था। नीचे टर्मिनल में वो 2-1 पॉइंट्स थे जहाँ पर वो हमें बता रहे थे अब क्या होना है। तो वो बोले कि अब जिनको भी फ्लाइट रीस्केड्यूल करनी है वो अपना नाम बता दें, वो काउंटर पे जाके वो तय करवा लें। और जिसको भी कल की फ्लाइट में आना है उनको हम होटल में
यहाँ 2 होटल हमने रखी है, वहाँ जाके आपको ठहरना है। तो चलो जाना तय था, जिनका इन्होंने तो होटल पसंद कर ली। तो हम जहाँ उबेर, ओला और बाकी सब ट्रांसपोर्टेशन वाले जो आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जी, तो वहाँ सब इकट्ठे हुए। लंच का तो कोई प्रोग्राम बना ही नहीं था। अक्सर क्या होता है कि 1:30 बजे की फ्लाइट में थोड़ी देर में ही हमें वो लंच प्रोवाइड करते हैं, ड्रिंक जी। प्रोवाइड करते हैं। तो होटल जाने से पहले आधा घंटा हुआ तो वो वहाँ से कोई पैक फूड ले आया, लंच पैक। तो वो कुछ खाना खाया हमने लग्जरी में, सब बाकी बैठ गए। जो बचे खुचे कुछ सीनियर थे जी, उनके लिए इन्होंने टैक्सी की व्यवस्था की थी। जो टैक्सी हमें ले गई वो 5 स्टार होटल है अहमदाबाद में, 4 स्टार आई मीन, ठीक है। ताज स्काईलाइन करके, जी। बहुत आलीशान है, ताज वालों की है तो पूछना ही क्या। तो तो ये वहाँ जो सब तकनीकी खराबी आई थी जब 1 मई को आपको सफर करना था अहमदाबाद से लंदन के लिए, वो यही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान था सर? हाँ, ड्रीमलाइनर विमान वही था, बिल्कुल वही था। हाँ। लेकिन आई डोंट नो द सेम एयरक्राफ्ट दे आर यूजिंग फॉर ईच फ्लाइट। तो एक ही फ्लाइट है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही फ्लाइट होनी है शायद। ठीक है, लेकिन उस दिन आप ये बता रहे हैं कि इसी ड्रीमलाइनर फ्लाइट के अंदर उस दिन तकनीकी गड़बड़ी हुई थी, और आप ये भी बता रहे हैं कि आप इतने फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि विमान अगर उसने उड़ान नहीं भरी है और सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड आ गए हैं और विमान के गेट भी बंद हो गए हैं तो अचानक से विमान में तमाम लाइट्स बंद हो जाएं, जो कि उस दिन हुआ जब आप टॉयलेट गए हुए थे, आप ये भी बता रहे हैं। कुछ अलग से वाकयात जब होते हैं ना, जैसे न्यूयॉर्क से कभी मैं आया था तो उस वक्त काफी बर्फ गिरा था विमान पे, तो वो फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी, वो होटल में ठहराए थे जी। एक बार वो कोई बुजुर्ग महिला, उसकी डेथ हो गई थी, तो उस हिसाब से भी तो पूरा विमान खाली करवाया था। लेकिन टेक्निकल मामले के हिसाब से तो ये पहला तजुर्बा था हमारा कि ये कुछ हो रहा है। और हमने तो सर कुछ और साझा अंदर किया गया बातें- था कि क्या तकनीकी दिक्कत आई है, ये बताया गया था, या सिर्फ इतना ही बताया गया था कि टेक्निकल एरर है? और वो ऐसी तकनीकी खराबी आई है जो आप जैसा कि बता रहे हैं कि 2-3 घंटे तक तो आप लोग सब विमान में बैठे ही रहे, मतलब 2-3 घंटे तक तो वहां कोशिशें की गई होंगी कि उस तकनीकी खराबी को दूर कर लिया जाए, लेकिन वो तकनीकी खराबी ठीक नहीं हुई। 43 to 44 का टेम्परेचर था उस दिन, जी, तो गर्मी के हिसाब से भी तो अंदर कुछ मामला बिगड़ा होगा, क्योंकि फ्लाइट में जब गर्मी ज्यादा होती है तो दिक्कत होती है ऑक्सीजन वो जेट विमान में दाखिल होने में। ठीक है तो मेरा एक दोस्त है, वो साइंस का काफी कुछ वो शेयर करता रहता है जी, फेसबुक में, धनंजय रावल नाम से। उसने कल एक पोस्ट शेयर की थी, उसमें वो वजह भी बताई थी कि गर्मी के वक्त में ये कुछ होता है। तो उस दिन भी तो काफी कुछ गर्मी थी, तो शायद वो एक और जनरेटर का कुछ मामला है, ऐसा ठीक है कुछ सर। बता रहे थे। ठीक है, आई ओवरहर्ड द वर्ड्स, वो बात सीधा तो नहीं करते, लेकिन अंदर अंदर जो बात होती है नहीं, उसमें हमने सुना कि कुछ जनरेटर और इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, एंड विद दैट रीजन इट वाज शटिंग ऑफ एंड ऑन, शटिंग ऑफ एंड ऑन। बिल्कुल। तो कुछ तकनीकी खराबी जो कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल समस्या थी, जितना आप समझ पाए उस दिन, जिस वजह से ये विमान जो तय दिन जाना था उस तारीख को ना जाकर आपकी जो फ्लाइट है वो अगले दिन के लिए रीस्केड्यूल आपने करवाई थी। बहुत धन्यवाद सर अपना अनुभव साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज के साथ शरद रावल जी करीब 1 महीने पहले बता रहे हैं यही ड्रीमलाइनर ही विमान था जिसमें उन्हें भी अहमदाबाद से लंदन के लिए सफर करना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी तब, और तब एयर इंडिया की तरफ से कॉल लिया गया था, ये फ्लाइट रद्द की गई थी और फिर 24 घंटे के बाद दोबारा से नई फ्लाइट के अंदर बाकी पैसेंजर्स को एडजस्ट किया गया था। हम आगे बढ़ रहे हैं, अहमदाबाद में ये विमान हादसा कैसे हुआ, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो सबके मन में है। इस हादसे की अब कई अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन इस कड़ी में अब गुजरात एटीएस की भी एंट्री हो गई है और गुजरात एटीएस ने अपनी जांच शुरू की है। अहमदाबाद में जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसी क्रैश साइट पर एटीएस की टीम पहुंची। इस दौरान विमान का डीवीआर मिला है जिसे एटीएस ने अपने कब्जे में लिया है। एटीएस की टीम के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद रही और वहीं एयरपोर्ट पर अपनों की तलाश जारी है। अपने परिजनों को खोने वाले लोग बेहाल हैं, कई लोग अभी भी लापता हैं।
परिजन उनकी तलाश कर रहे हैं। हालांकि डीएनए जांच भी चल रही है, जिसके बाद परिजनों को जान गंवाने वाले लोगों का शव सौंपा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद यकीन ही नहीं कर पा रहे कि उनके अपने, ऐसा नहीं हो सकता कि अब उनके बीच ना रहे हों, और इसीलिए वो उन्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि लोगों की सलाह पर डीएनए सैंपल ऐसे लोग भी दे रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे हादसे वाली जगह से। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही जो सिविल अस्पताल है वहां से आप देख रहे हैं पिंकी राजपुरोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा गणेश के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे गणेश से। गणेश, आज यहीं इसी हादसे वाली जगह पर हमने सुबह देखा था फॉरेंसिक की टीम के साथ साथ जो गुजरात एटीएस की टीम है वो भी पहुंची थी। क्या अभी भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो मौके पर मौजूद है, या अभी सिर्फ एनडीआरएफ के लोग ही मौके पर मौजूद हैं और अब मलबा हटाने का काम चल रहा है? अभी का अपडेट क्या है गणेश? रोमाना, अभी इस पूरे एरिया को ज्यादा सैनिटाइज किया गया है, तो एक्टिव इन्वेस्टिगेशन अभी पूरे जोर पर यहाँ पर, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि पहले मीडिया कर्मियों को एक बैरिकेड वहां तक लगाया गया था, जहाँ एक पॉइंट है जहां से मीडिया कवरेज कर पा रहे थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही इस पूरे परिसर में कोई गाड़ियां अलाउड नहीं की गई हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लोग यहां पर पहुंचे हैं, उन्हीं की गाड़ियों को यहां अंदर जाने की इजाजत है, वो भी कुछ कम संख्या में है। आप देख सकते हैं कोई मीडिया कर्मी नहीं है, सिर्फ पुलिस है, और जो लोग इस कार्य में मदद करने यहाँ आए हैं या जिनका काम यहाँ पर है, वही यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा मलबा हटाने का काम अभी फिलहाल जारी नहीं है, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो रिट्रीव किया गया है, लेकिन उसकी एनालिसिस होगी। अब यहाँ एटीएस की एंट्री हुई है। मुझे बताया गया है कि डीजीसीए, एयर इंडिया और दूसरे कुछ टेक्निकल एविएशन एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पहुंची है, जो अभी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन वहाँ कर रही है। एटीएस के भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर हैं, जो अपनी दूसरी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो तमाम अधिकारी और कर्मचारियों की टीम यहाँ पर है। करीब करीब 50 लोग फिलहाल अंदर हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये एक्टिव इन्वेस्टिगेशन का वो फेज है जहां पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं होती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ साइट पर है, क्रैश साइट पर, और जो एविडेंस लेना है, इस हादसे के वजह तक पहुंचना है, उसके लिए जो करना है वो यहाँ पर किया जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के मुताबिक यहाँ पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया, और सिर्फ उन्हीं लोगों की मूवमेंट यहाँ अलाउ की गई है जिनका इस पूरे ऑपरेशन में काम है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जांच एजेंसियां अलग अलग दिशाओं में जांच कर रही हैं। एक तो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं जो इस हादसे की टेक्निकलिटीज को देखते हुए विमान टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाया, कैटास्ट्रोफिक लॉस क्यों हुआ था इस विमान का, ताकि क्योंकि वो नीचे आया। इसके अलावा और जो दूसरे एंगल्स की जांच एटीएस कर रही है। तो ऐसे में कोई एंगल अनएक्सप्लोर नहीं करने की यहाँ पर सख्त हिदायत है। सारे एंगल्स एक्सप्लोर करिए। इसी वजह से तमाम एजेंसियों को रोपिन किया गया है, जो यहाँ क्रैश साइट पर आकर और दूसरे एविडेंस विटनेसेस से बात करके जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की सही वजह क्या है। रोमाना, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर। गणेश, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी गणेश की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक तरीके से ऑन है, और 50 जो अधिकारी हैं वो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं और जांच की जा रही है। इसमें डीजीसीए की तरफ से जो टीम तय की गई है उसके अधिकारी भी शामिल हैं, एयरलाइंस की तरफ से भी अधिकारी शामिल हैं, क्योंकि अब सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी सवाल का जवाब ढूंढना है कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ और हादसा कैसे हुआ। लेकिन इस हादसे की चपेट में आकर वो लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया, और बहुत से ऐसे लोग जो अभी भी जख्मी हैं और इनमें से कुछ क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, उन्हीं को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त, सीधे आपको लेकर चलेंगे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल, पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी, देखिए, बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम जो है पोस्टमार्टम रूम के ठीक बाहर मौजूद है, जहां पर तमाम जो शव है उन्हें फिलहाल रखा गया है। और सुबह से ही जैसे हम बता रहे थे कि डीएनए सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तमाम परिजनों के जो ब्लड सैंपल्स लिए गए ताकि जल्द से जल्द जो है डीएनए रिपोर्ट दी जाए, लेकिन उसके बावजूद 72 घंटे का वक्त जो है वो कहा गया है। तो ऐसे में एक एक क्षण का सब्र जो है वो इन परिवार वालों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं अस्पताल के बाहर तमाम लोग मास्क पहने हुए हैं,
क्योंकि इस वक्त बिना मास्क के इस पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े रहना भी बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो रहा है। जिस तरह की कंडीशन में ये तमाम शव जो है वो मलबे से निकाले गए, उसके बाद जिन हालात में है, ऐसे में 72 घंटों तक परिवार का इंतजार करना, एक एक क्षण उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी ओर जो तमाम ट्रॉमा सेंटर जहां पर घायलों का इलाज हो रहा है, वहां पर आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं, खासकर जो मेस में खाना खा रहे थे उस दौरान, कई ऐसे घायल लोग हैं जो अभी भी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक जो है 265 लोगों के मारे जाने की पुष्टि जो है वो हो चुकी है, जिसमें से जो विमान में जो यात्री थे 241, एक लकी रहे जो बच निकले इस पूरे हादसे की। अगर बात करें, मैं अपने कैमरा पर्सन अजीत को कहूँगी कि आपको पूरी तस्वीरें आसपास की दिखाए कि कई परिजन जो हैं वो अभी भी क्षण क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये DNA रिपोर्ट आएगी और कब उनके अपनों का जो शव है वो उन्हें मिलेगा। तो इस जो अंतिम संस्कार का एक रहता है उसके लिए ये तमाम लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सिविल अस्पताल के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर DNA सैंपल्स के लिए ब्लड सैंपल्स जो है वो ले लिए गए हैं और अब हर किसी को इंतज़ार है DNA रिपोर्ट का, ताकि अपनों का शव एटलीस्ट वो जल्द से जल्द जो है ले सके और अंतिम संस्कार कर सके। जी रोमाना। बिल्कुल, देखिए ये एक अलग तरीके की जद्दोजहद है कि अपने चले गए हैं, हमेशा के लिए उनको खो दिया है, लेकिन अब वो जो शव हैं वो इस हालत में हैं कि उनकी आंख से सीधे पहचान हो नहीं सकती है और उसके लिए अब ये DNA सैंपल्स जो लिए जा रहे हैं और उसके बाद DNA मिलान के बाद ही ये शव जो हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। एक बार फिर से ज़रा गणेश ठाकुर के पास लेकर चलेंगे। गणेश, आप बता रहे थे कि 50 एक्सपर्ट्स की टीम होगी इस वक्त जो मौके पर मौजूद है और वहाँ पर जाँच कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा था कि DGCA की टीम जाँच करेगी, इस जांच के अंदर जो एयर इंडिया है, जो एयरलाइंस है, उसकी तरफ से भी एक्सपर्ट पैनल शामिल किया जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही थी कि जो ये एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है बोइंग, उसके भी विशेषज्ञों की टीम आएगी। इसके अलावा US से भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की टीम आएगी जो इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगी। उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बोइंग की तरफ से एक्सपर्ट पैनल और साथ ही ये इंडिपेंडेंट जो विशेषज्ञों का पैनल है वो कब तक पहुंचेगा? कोई अपडेट? जी देखिए रोमाना, 14 तारीख बताई जा रही है कि बोइंग के एविएशन एक्सपर्ट्स की टीम यहां पहुंचेगी और साथ ही साथ NTSB की टीम, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीम भी यहां पर आने वाली है और US के कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह के क्रैश साइट्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और इस तरह के मामलों को सुलझाने में उनकी एक्सपर्टीज है। तो ये सारी टीमें कल पहुंच सकती हैं और आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी। एक खबर ये भी है जिसको अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिट्रीव किया गया है, उसको हासिल किया गया है। इनका एनालिसिस फ्रांस से अमेरिका में किया जा सकता है, लेकिन इसे अभी तक फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ चर्चा का विषय है। सूत्र ये बता रहे हैं कि संभवतः ये दोनों एनालिसिस के लिए प्रदेश भेजे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो भारत में ही होगा। एक्सपर्ट्स यहाँ पर आएंगे और यहीं आकर सारा जो टेक्निकल एविडेंस लेना है इस हादसे को लेकर वो यहीं किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो मैं पीछे बता रहा था, कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता से कहूंगा कि वो पीछे एक बार दिखाएं। देखिए, एक्टिव इन्वेस्टिगेशन, आपको पता ही होगा जब हम हादसा हुआ उस समय सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचने वाले लोग स्थानिक लोग थे, उन्होंने मदद कार्य किया। लेकिन कल लगभग रात 9-10 बजे तक यहाँ पर काफी भीड़ थी लोगों की, जिस वजह से क्रैश साइट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई। कई बार इस तरह की भीड़ की वजह से ही इस महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर किया जाता है। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें, एक तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट रिकॉर्डर तो मिला ही है, लेकिन सबसे बड़ा एक राहत की बात इसमें यह है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कि इस क्रैश का वीडियो है। वीडियो के जरिए बहुत सारी चीजें साफ हो सकती हैं, किस तरह टेक ऑफ किया, कैसे ये आगे नहीं उड़ पाया, ऑल्टीट्यूड पे नहीं जा पाया और कैसे ये नीचे आया। तो ये वीडियो बहुत अहम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गणेश, अब तो कहीं ना कहीं वो तकनीक ही है जिसके जरिए साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये हादसा क्यों और ये हादसा कैसे हुआ। और वो तमाम डेटास जो हैं, वो चाहे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हो, चाहे ब्लैक बॉक्स हो, चाहे DVR हो, जो सब धीरे धीरे कर बरामद हो रहे हैं और अब इन्हीं को खंगाला जाएगा और तभी इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका गणेश ठाकुर। पिंकी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, बड़ी कवरेज पर ABP न्यूज लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ा विमान हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी सवाल का जवाब देश जानना चाहता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।